श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह दृक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबद्ध है और इसी पहले भाग में से पंचांग व मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं लघु पंचांग के रूप। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है, जिस नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है। आज के विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के तारे सूर्य और सूर्य के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए, इसे ताराबलन कहा जाता है और यह न मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करें। तीसरा भाग चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो, राशि के अनुसार आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इन दोनों के अनुसार आज विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए आज शुभता और अशुभता कैसी है, यह हम चंद्रबलन के संदेश के अनुसार देखते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण चौघड़िया। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हो उसके लिए शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। वह कार्य हो चाहे दैनिक कार्य से संबंध हो, पूजा पाठ हो, जब तब साधना हो, ग्रहों से संबंध हो, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, यह चौघड़िया काफी उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में और इस चौघड़िया से संबंधित हमने YouTube पर भी वीडियो रखे हैं। चौघड़िया की उपयोगिता और हिंदी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया घड़ी, तो प्रस्तुति में चर्चा करेंगे विस्तृत से। और अंत में 5वां भाग अंक ज्योतिष से संबंध। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंक ही हमारे गणना में बराबर आते हैं। अंक हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि जो अंक के रूप में होता है, यह अंक जीवन भर काम करता है और इसी अंक के इर्द गिर्द हमारी सभी अंकों के परिणाम होते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, अंकों को समझना, अंकों के अनुरूप कार्य करना, अंकों को जो खराब स्थिति में है उन्हें शुभ करना, यही अंक ज्योतिष का काम है। इसलिए अंक चूंकि 1 से 9 तक है, आइए इस प्रस्तुति में अंकों को पहचाने, आपके लिए कौन से अंक शुभ है कौन से अशुभ, और उसे ठीक कैसे करें। तो अंकों को समझने, अंकों को जानने, अंकों को पढ़ने के उद्देश्य से तथा अंकों को उचित प्रयोग करने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति है। साथ ही साथ आज के अंक किसी भी महीने के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए हैं, यह भी इस प्रस्तुति में। तो अंकों से संबंधित यह विशेष प्रस्तुति 5वें भाग के रूप में, और इस प्रकार हर भाग इस प्रस्तुति का आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से आरंभ से अंत तक और इसका लाभ उठाएं, इसको को एंजॉय करें
और अपने आप में उसे अपनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा यही नहीं है। यह हम सब की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में वे भी अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके भागी। चलिए श्री राम का उद्घोष करते हुए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग। आज दिनांक 16 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:02। सनराइज एट 6:29 AM एंड सनसेट एट 5:02 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि देर रात्रि 11:57 तक द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 2:09 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग अपराह्न 1:23 तक अतिगंठ, उसके बाद सुकर्मा। सुकर्मा शुभ। करण दिन के 10:38 तक कॉलम, तत्पश्चात देर रात्रि 11:57 तक तैतिल और फिर कर। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है, यानी देर रात्रि 11:57 तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, वृषारूढ़, जो कि अभी सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। याद रखें कि 11:57 तक यह अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में भी देखेंगे आज त्रिपुष्कर जो। तो भोलेनाथ को नमन करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ। और त्रयोदशी तिथि आने पर भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 में से 12:06 तक। अमृत काल आज भोर में 4:45 से 6:03 प्रातः तक। त्रिपुष्कर जो, याद रखें भोलेनाथ 11:57 तक, जब तक द्वादशी है तब तक वे नंदी पर सवार है, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। और त्रिपुष्कर जो अपराह्न 2:09 से रात्रि के 11:57 तक, यानी जब तक द्वादशी, ये काफी उपयोगी है, इसका उपयोग करें। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:31 से 2:13 तक। गोधूली बेला संध्या 4:59 से 5:26 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:19 से मध्य रात्रि 0:12 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल
2:23 से 3:43 तक। गुलिक काल दिन के 11:46 से 1:04 तक। यमगंड प्रातः 9:07 से 10:26 तक। और वज्र मुहूर्त रात्रि 8:28 से 10:18 तक। 10:16 तक वज्र मुहूर्त रात्रि के 10:16। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर धनु राशि में आ चुके हैं। आज धनु संक्रांति। चंद्रदेव तुला राशि में है। मंगल देव अस्त होकर धनु राशि में ही है। दो दो अग्नि राशियां, अग्नि ग्रह अग्नि राशि में। याद रखें, दो दो ग्रह इस तरह से अग्नि राशि में है। और केतु देव भी सिंह अग्नि राशि में। चलिए, इस प्रकार मंगल देव भी धनु राशि में, बुध देव वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्र देव वृश्चिक राशि में, शनि देव मीन राशि में, राहु देव कुंभ राशि और केतु देव सिंह में। मंगल देव अस्त हैं, बृहस्पति देव बकरी हैं और शुक्र देव भी अस्त। इस प्रकार दो ग्रह अस्त हैं, एक बकरी है और राहु और केतु दो बकरी रहते हैं। राशि के अनुसार यदि दिन को आज के ये को देखा जाए, ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, तो मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी ही राशि में कोई ग्रह नहीं। ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह हैं, मंगल देव की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह और सम नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं। अपने नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार बृहस्पति बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। कोई किसी भी ग्रह का आज नक्षत्र परिवर्तन नहीं। तो ये रहे आज का दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, किसी भी राशि राशि का आज, किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे पर। इसे तारा बलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है, तारा बलम। तारा बलम के समक्ष नक्षत्रों के नाम है और तारा बलम के नीचे भी नक्षत्रों के नाम। समक्ष में जो नक्षत्रों के नाम है यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और तारा बलम के समक्ष नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे किसी भी जातक का जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनका नाम है। यानी हर किसी भी जातक का नक्षत्र जो है वही है। फलित कैसे देखते हैं, तो जिस नक्षत्र में आज चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। और जन्म नक्षत्र हमारा जो होता है उन दोनों का मिलन जहां होता है वही आज के तारे हमारे संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में। कुल 9 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। आज का आपका तारा जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यधि, साधक, नैथन्य, पित्र और याति मित्र में होता है। जब आपका तारा आज का
तो आपका आज का तारा संपत क्षेम साधक या मित्र या अति मित्र बहु, तो यह शुभता का संकेत देता है। वहीं इसके विपरीत जन्म विपद प्रत्यय और नैधन्य में हो तो अशुभता चुनौती बाधा आदि के संकेत देते हैं। जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। तो आज का तारा आप देख सकते हैं कि आपका तारा कहाँ पर है अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार। यदि आपका तारा शुभ है, आप शुभ काम कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से करें ताकि शुभता सुनिश्चित रहे। और यदि अशुभ है तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य रखें, नियंत्रण अपने ऊपर रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी बरतें, जो कार्य आरंभ कर चुके हैं उसका भी निष्पादन करें किंतु सावधानी पूर्वक, और किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करें। कोई भी शुभता अशुभता को शुभता में परिवर्तन हेतु कोई भी जोखिम न लें उपाय के तौर पर। इसलिए आप सावधान रहें, सजग रहें और अपने कार्य के प्रति सावधानी बरतें। यह तारा बलन नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के पूरे अपने तारा बलन के अनुसार हम केवल चंद्रमा से संबद्ध ग्रह परिणाम देखते हैं और आज के बारे में देखते हैं, जबकि नौ तारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के लिए सभी ग्रहों के फल को हम देख सकते हैं। उसी तरह नक्षत्रों के फल देख सकते हैं। और जब हमें पहले से पता चल जाए कौन से ग्रह हमारे शुभकारी है कौन से अशुभकारी है, तो हम उसी अनुरूप का अपने आप को कार्य कर सकते हैं और उसी अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रहों को पहचानते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि 27 नक्षत्र कुल होते हैं और 27 नक्षत्र कुल हुए और 9 ग्रह हुए, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों की जो सूची है उसको 3 भागों में बांटकर 9 नक्षत्रों की सूची बनती है और इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने हेतु पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से पहला, पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां नक्षत्र को लेकर हम उन्हें उनका स्वामित्व केतु देव को मिलता है, पहला ग्रह। दूसरा ग्रह को हर श्रेणी में से दूसरा, यानी दूसरा, 12वां, 11वां और 30वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को जाता है। सूर्य देव को जो तीसरे ग्रह बनते हैं, तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र सूर्य देव के का स्वामित्व जाता है। उसी प्रकार चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को जाता है। और यह सूची यह इस प्रकार आप देखें, इसे सहेज कर रख सकते हैं कि सभी ग्रहों के नाम और उनके नक्षत्रों के नाम, और यही नक्षत्र उन विभिन्न ग्रहों के कार्य आते हैं। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पहचाने कि कौन से ग्रह शुभ है कौन से ग्रह शुभ है, कौन सा नक्षत्र शुभ है कौन सा नक्षत्र अशुभ है। इसके लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से गणना आरंभ करें। यानी उदाहरण स्वरूप यदि आज का चंद्रमा किसी भी जातक का मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र हो तो उनका ग्रह मंगल देव बन, मंगल से गणना आरंभ होती है और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम पड़ाव पर पहुंचने पर पुनः केतु से आरंभ करते हैं। यानी मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह मंगल, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि,
पांचवा बुध, चौथा बुध। पहला मंगल, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य और नौवां चंद्र। अब पहला ग्रह जो होते हैं ये मिश्रित फल देते हैं, इसलिए इनको पीड़ा के इस श्रेणी में, अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह अशुभ, दूसरा दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां ये शुभ ग्रह होते हैं, और पहला तीसरा पांचवा और सातवां ये अशुभ होते हैं। अब ये बताएं कि जब हमको पता चल गया कि मंगल देव के लिए, जिनके नक्षत्र में मंगल में जन्मे जातक के लिए राहु देव, शनि देव, केतु देव, सूर्य और चंद्र देव शुभकारी, वहीं मंगल देव, बृहस्पति देव, बुध देव और शुक्र देव शुभकारी। तो दशा, अब दशा महादशा का फल कैसा होगा ये हम जान जाते हैं, क्योंकि मंगल के लिए हमारा जो ग्रह बनता है उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होगा। तो जन्म से इसी से दशा महादशा निर्धारित होता है। तो कौन सा दशा और महादशा हमारे लिए शुभकारी होगा ये हम जान सकते हैं। कौन से दशा और महादशा हमारे लिए अशुभकारी होंगे ये हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली, और उसी अनुसार हम अपने आप को कार्य कर सकते हैं शुभ दशा महादशा में त्वरित गति से, और वो योजनाबद्ध तरीके से हम अपने कार्यों को, शुभ कार्यों को निष्पादन कर सकते हैं, जिससे शुभता सुनिश्चित हो। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए अचानक कुछ नहीं होता, हम जानते रहते हैं कि हमारे समय खराब है, अभी ग्रह की दशा प्रतिकूल, और तब पीड़ा कम हो। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि कौन से ग्रह संपत्त होंगे, कौन से क्षेम होंगे, कौन से साधक होंगे, मित्र अति मित्र होंगे, तो जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, दशा महादशा का फल, और साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों से जो मिलते हैं, पार्टनरशिप होता है, विभिन्न हम उनसे जुड़ते हैं, वह जुड़ना, लगाव कैसा होगा ये हम अपने आप को तैयार रखते हैं, और उसी अनुरूप हम अपने आप को ढालते हैं, कार्य करते हैं। यदि जो संपत्ति है, जैसे मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि उनका बिजनेस पार्टनरशिप होता है तो संपत्ति का कारण। इस प्रकार हम ग्रहों के प्रतिफल जान सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। नक्षत्रों का से हम जानकर कौन कौन व्यक्ति हमारे लिए कैसे शुभकारी होंगे यह जान सकते हैं। अपेक्षाएं रख सकते हैं, जहां मित्र अति मित्र हो वह उनसे अपेक्षा ज्यादा हम रख सकते हैं ताकि वे हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं। वहीं विपद प्रत्यय नैधान्य जन्म में हो तो हम अपेक्षा कम रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अपेक्षा रखने पर हमारी ही उपेक्षा हो सकती है। शब्दों के साथ आप भी अब चक्रों को पहचाने। नौ तारा चक्र पद्धति पर अद्भुत पद्धति है, और इसलिए इस पर हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की को याद करते हुए नौ तारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है, जिसमें उनकी भी कुंडली की चर्चा हमने। तो आप जरूर देखें, और यह आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा ऐसा हमारा विश्वास। वापस ताराबलम पर चलते हैं और आज देखते हैं आज का चंद्रमा शुभ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या शुभता और अशुभता का संदेश लेकर आए। तो आज चंद्रमा दिन के 2:09 तक ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, इसके बाद विशाख नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र में जब तक जातक है, अगर उदाहरण स्वरूप तो आपकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक है, यानी रेवती नक्षत्र में, अश्लेषा ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक जो होंगे उनके लिए दिन अच्छा। वहीं केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक यानी अश्विनी, माघा और मूला के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन ज्यादा खराब। और एक उदाहरण स्वरूप देखें, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग प्रत्यय का है, दूसरा भाग साधक का है।
यानी पहला भाग अशुभ है, दूसरा भाग शुभ। वही दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि हम पुनर्वसु विशाखा या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति मित्र है, बहुत शुभ है, और दूसरा भाग जन्म में है जो कि पीड़ादायक है। इस प्रकार हम नक्षत्रों के नाम देखते हैं, नक्षत्रों के आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए, उसकी सारी सूची आपके समक्ष उपलब्ध प्रस्तुत, और आप अपने नक्षत्र के संबंध में आप देखकर उचित कार्य कर सकते। जब भी, जैसा आरंभ में हमने कहा था इस प्रस्तुतिकरण में, जब भी आपका तारा जन्म विपत्त प्रत्यय और या नैतन्य में आज हो, ऐसा अशुभता दे रहा हो, तो अपने आप को सावधानी बरतें, संयम बरतें, ताकि कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, और दैनिक कार्य तथा जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उनको में तो समाप्त तरीके से करें। और सावधान, कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए अशुभ तारों की स्थिति में उसे शुभ बनाने के लिए, अशुभ तारा को शुभ बनाने के लिए जोखिम नहीं लें, क्योंकि जोखिम से हो सकता है अशुभता आपकी ज्यादा हो। शुभता, कोई भी कार्य हम शुभता के लिए करते हैं तो यहाँ परेशानी हो सकती है, इसलिए जोखिम जोखिम नहीं लें, यही हमारा अनुरोध है और आपसे प्रार्थना है। हाँ, जानकारी के लिए जो किताबों में लिखा है वो आपके जानकारी के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मूर्त त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान, ये करें। इस प्रकार हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, जिसे हम चंद्र बलन कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार देखा जाता है, और चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करते हैं उस, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए आज का दिन सभी के लिए, मेष मेष जातक के लिए, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए थोड़ी परेशानी या थोड़ा सा सावधानी बरतने की ये संकेत मिल रहे हैं। इसे लगन के अनुसार नहीं, सूर्य की जहां बैठे हैं उसके अनुसार नहीं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार देखें, यानी चंद्र राशि के अनुसार ही आपकी राशि उसके अनुसार देखें। तो इस प्रकार हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। चंद्र बलम ये इस प्रस्तुति का नाम है, यह विधि का नाम है जिसके अनुसार हम इसको देखें। आपको अब ले चलते हैं चौथे भाग में, जो चौघड़िया से संबंध। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, जो यह मूल ज्योतिष है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य। संक्षेप में, यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, किंतु या नहीं देख पाया हो, किंतु अपने कार्य में तो शुभता चाहता है, इसलिए कम से कम हर व्यक्ति से अनुरोध है कि कम से कम आप अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया का उपयोग करें। चौघड़िया काफी उपयोगी होता है, यह आजमाया हुआ है, मेरा ही नहीं कई लोगों का। इसीलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर विशेष प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में यहाँ आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन के 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो आरंभ का चौघड़िया, आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का भी चौघड़िया होता है, इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से। और हम जानते हैं हर साप्ताहिक दिन के स्वामी 7 ग्रह होते हैं, और ये सातों ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य
के लिए उपयोगी होते हैं। इनकी उपयोगिता विभिन्न कार्यों से संबंध है, विशेष प्रयोजनों से संबंध है, विशेष उद्देश्य से संबंधित है और विशेष कार्य से संबंधित। इसलिए जो चौघड़िया की भी उपयोगिता ग्रहों के अनुसार बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रह से संबंधित फल भी चौघड़िया देते हैं। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ती है। और चौघड़िया इसे यही वजह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को कहती हम सलाह देते हैं कि चौघड़िया आप अपने कार्य में शुभता लाने हैं तो शुभता ज्यादा सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया का उपयोग जरूर। अब चौघड़िया का उपयोग करते समय यह जरूर देख लें कि वो जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। यदि वह है तो उसको त्याग, उसका उपयोग नहीं करें। दिन में 3 तरह की अशुभता हो सकती है। पहला वार वेला, दूसरा काल वेला, तीसरा राहु काल। इसमें राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो पहला राहु काल, दूसरा वार वेला, तीसरा काल वेला। रात्रि का काल रात्रि केवल एक अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो आपसे हम साझा कर रहे हैं, कि यदि तीन सूर्य देव के से संबंध होता है और सूर्य देव के पुत्र शनि देव से आपस में कटुता रहती है, शत्रुता रहती है, इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया, वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित है। किंतु दैनिक वृत्ति से संबंधित शुभता इसमें रहती है। अनुपार्जन हेतु की जाने वाली सारी गतिविधियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। अब रात्रि का चौघड़िया, रात्रि चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध इनसे नाराज रहते हैं, इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित करता है। और इस प्रकार जो चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हो उनका त्याग कर, उन्हें छोड़कर शेष चौघड़िया का उपयोग हम कर सकते। तो चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज देखें, दिन मंगलवार है। मंगल के चौघड़िया रोग चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और उसी से समाप्त होता है। रात्रि का चौघड़िया काल चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है, काल चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रहा है। दिन का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया जो प्रातः 7:48 से 9:07 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो 1:04 से 2:23 तक है, काल वेला से ग्रसित है। शुभ चौघड़िया जो 2:23 से 3:45 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो प्रातः संध्या 6:43 से 8:24 तक है, वह काल रात्रि। इस प्रकार ये 5 चौघड़िया आज के अशुभता से, 4 चौघड़िया आज अशुभता से व्याप्त है, इनको त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार चौघड़िया की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। चौथे भाग की 5वें भाग में आपका स्वागत। 5वां भाग में अंकों से संबंध है। अंकों को जानने, पहचानने और समझने के लिए यह प्रस्तुति है, और अंकों को ठीक से उपयोग समझकर उसका सही उपयोग कर शुभता लाने है तो जीवन में, इसके लिए यह प्रस्तुति। तो चलिए आइए आज अंकों को पहचानने, अंकों को जाने, अंकों को समझें, और ताकि आप उसका सही उपयोग कर सकें। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग होते हैं और वे अंक होते हैं 1 से 9। शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और 1 से 9 के अंक में देखें, बीचों बीच 5 अंक होता है, जो काफी शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह संतुलन का कार्य करता है। अपने से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। यह किसी का शत्रु नहीं होता, या कोई अंक इसके शत्रु नहीं होते, आप तटस्थ हो सकते। तो ये काफी शुभकारी है, बैलेंस करता है। अब इन अंकों के चूंकि 1 से 9 तक अंक होते हैं, अंक ज्योतिष का सूत्र नंबर 1 कि जब भी कोई एकल अंक नहीं अंक ज्योतिष काम करता है, इसलिए जब भी कोई 2 अंक या 2 अंकों से ज्यादा कर सकूं, यदि आप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, तो मैं प्रेम के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक को परिवर्तित कर सकता। यानी अंक ज्योतिष एकल अंक, यह अंक ज्योतिष का मूल सूत्र। शून्य को गणना में नहीं लेते,
क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। अब इन ग्रह जो 1 से 9 तक अंक हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए हमारे जन्म तिथि में कोई अंक ऐसा भी हो सकता है जो बेसिक हो सकता है नहीं है, या कोई अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कई बार है। तो जब अंक नहीं है तो उन अंकों से संबंधित जो ग्रहों की के गुण है, तत्व है, ऊर्जा है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। और जो अंक हमें 2 बार से ज्यादा का रिपीटेशन है, वे अंक प्रतिकूल परिस्थिति पर प्रतिकूल फल देते हैं। तो जो तत्व जो ग्रहों से संबंध है, उनके उल्टा परिणाम हो सकते हैं, कुछ खराब परिणाम भी हो सकते हैं जो हमारे संतोषजनक नहीं। वैसी स्थिति में जैसे 2 अंक से ज्यादा जो भी अंक है, 2 अंक से 2 बार जिसका प्रयोग हुआ हो, उन कोई अंक ऐसा हो जिसका 2 बार से ज्यादा हमारे जन्म तिथि में आया हो, तो वैसी स्थिति में वे उनसे संबंधित ग्रह की अधिकता पाई जाती है, और वह हमारे हमारे जीवन को कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। ग्रहों से संबंधित उसकी अधिकता, तत्व की अधिकता, गुणों की अधिकता और ऊर्जा की अधिकता। इसे पहचानने के लिए यह प्रस्तुत अंकों को उनके ग्रहों से संबंधित जो कार्य तत्व हैं, उनके उसके अनुसार विभिन्न अंकों को विशेष नाम से अंकों की साम्राज्य में पुकारा जाता है। एक को राजा से या सरकार से, या अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए बॉस। 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति। 5 राजकुमार से, 6 मंत्री या सुख हमें जो कंफर्ट दे, जो हमें आराम दे, उस उन व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्तियों से जिनका भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिन्हें पूर्वाभास हो। 9 अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून, इन नामों से उन्हें पुकारा जाता है। इस प्रकार यदि आपस में देखें भी, जैसे एक राजा 2 रानी, राजा और रानी का संबंध कैसा होगा, रानी का शरारती तत्वों से 4 के साथ कैसा संबंध होगा, जो झांसा में रखता हो, झूठ फरे बोलता हो, उसके साथ कैसा संबंध होगा। इस प्रकार 4 को 4 से ही ऐसा संबंध। इस प्रकार हम संबंध भी जान सकते हैं कि कौन मित्र होंगे, कौन अति मित्र। ऐसे विस्तृत चर्चा इस पर थोड़ी सी हम करेंगे शत्रु अंक पर। और जब शत्रु अंक को केवल पहचानना जरूरी है, बाकी अंक तटस्थ या मित्र हो सकते हैं। एडवांस रूप में जब एडवांस न्यूमरोलॉजी हम करेंगे, तो उस समय हम इसे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जानने हेतु संक्षेप में कौन कौन शत्रु अंक है, यह हम जानें। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से अंक उपहार में देते हैं, और वे एक जन्म तिथि के रूप। आज जन्म तिथि में जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि, माह और वर्ष हमारे पूरे वर्ष के भविष्य के बारे में बताता है। तिथि और माह दोनों मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है। उसी तरह से एंजल नंबर जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक और अंक है, वह हमारा वातावरण दिखा। जन्म तिथि हमने जो ली है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए है जो किसी फील्ड में फेमस है और वे कार्यरत। यह हमने गूगल से लिया। अब इनका तिथि 16/12/1994 होता है। इसको नियम के अनुसार एक अंक में परिवर्तित किया। तिथि का 7 हुआ, माह का 3 हुआ, और वर्ष का 5 हुआ। तीनों को फिर जोड़ते हैं तो 15 होता है, और इसको जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो 6 होता है। इस तरह से तिथि का को हम मूलांक बोलते हैं, यानी वह मेरा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो तिथि को मूलांक बोले, और तिथि माह वर्ष को जोड़े, वह भाग्यांक हो।
तिथि को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर भी कहते हैं। जन्म तिथि का ये अंक ज्योतिष का पहला सूत्र जो हमने बताया था कि सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। दूसरा सूत्र जो कि मूल सूत्र है इसका, पूरा अंक ज्योतिष इसी पर काम करता है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। और तीसरा, हम कोई भी अंक ऐसा व्यवस्था न करें। डायनेमिक अंक वो होते हैं जिसे हम बनाते हैं, स्टैटिक अंक वे हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं और उनसे सृजित अंक होते हैं, जैसे मूलांक, भाग्यांक, एंजल नंबर, अचीवमेंट नंबर आदि आदि। तो ये अंक हमारे डायनेमिक अंक जो भी हो वह मूलांक और भाग्यांक के शत्रु नहीं। अब मूलांक और भाग्यांक यदि शत्रु हो गए, यानी बस जो चल रही है, ड्राइवर और कंडक्टर आप शुरू से ही शत्रु हैं, तो बस का चलना मुश्किल होता है, स्ट्रगल होता है। इसलिए इसमें ड्राइवर और कंडक्टर आपस में यदि शत्रु है तो यहाँ पर हम मित्र अंक की व्यवस्था करते हैं जो कि दोनों को आपस में सामंजस्य कर सकते। तो वह अंक होता है, कहां से आता है यह हम जानेंगे। उसके बाद वो दूसरी परिस्थिति बनती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र ही हैं, किंतु पैसेंजर बाद में बोर्ड होते हैं, यानी डायनेमिक अंक हम बाद में ले आते हैं। तो जिस समय पैसेंजर जहां से बोर्ड होता है, जो दुश्मन ड्राइवर और कंडक्टर का है, तो वैसे उस स्थान से, उस पड़ाव से परेशानियां होती है बस को चलाने में। ठीक उसी तरह से जब हम शत्रु अंक ले आते हैं तो वहां से हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न। अब हम व्यक्तिगत लाइफ में कहेंगे कि हमने मोबाइल खरीदा, उसके बाद से हमारा जीवन खराब हो गया या जीवन में बाधाएं आने लगी, तो यही कारण होता है। इसलिए अंकों को समझना, अंकों को जानना, अंकों को पहचानना और अंकों को पढ़ना, ताकि हम उसका ठीक से उपयोग कर सकें। मूलांक और भाग्यांक को अब आपके समक्ष हम आगे बढ़े, इसके पूर्व आपके समक्ष रखते हैं कौन कौन इनके मिसिंग है। तो आप देखेंगे इनका जो अंक है 3, 5, 8 मिसिंग, 9 और 1 कई बार आया, यानी मंगल का और सूर्य का दोनों का जो तत्व है इनमें अधिकता पाई जाती है। 3, 5, 8 तीन अंक, इनका 4, 9, 2 बहुत सुंदर है, 100% है। उसी तरह 2, 7, 6 का ग्रिड जो है वह 70%। 4, 9, 2 के ग्रिड को हम इंटेलिजेंसिया कहते हैं। ये इस जातक का इंटेलिजेंट लेवल, जो इंटेलिजेंस लेवल है, याददाश्त है, वो बहुत अच्छी। दूसरा जो पड़ता है, जो ग्रिड होता है, यहाँ पर मिसिंग अंक जो है, यहाँ 3 आएंगे, 5 आएंगे। तो 3, 5, 7 जो ये इमोशनल प्लेन को दिखाता है, ये 33% है, 33। 3 बॉक्स खाली। वहीं तीसरा जो होता है 8 यहाँ पर आएगा। 8, 1, 6 का होता है जो प्रैक्टिकल प्लेन होता है, यह 63%। तत्व के और उसके बाद वर्टिकल में देखें तो 4, 3, 8 इसमें 33% है। ये आपके सोचने की क्षमता को दिखाता है। विल पावर प्लेन जो 9, 5, 1 बनता है, बीच वाला है, यह आपके विल पावर को बताता है। किसी भी सफल व्यक्ति में 5 का रहना इसलिए जरूरी होता है, फिर 9, 5, 1 ग्रिड बनने पर आपका विल पावर प्लेन बहुत ही मजबूत होता है। तो अंतिम का है आपका कार्य एक्शन प्लेन, जो आपका कार्य क्षमता है, वह इनका 70%। इस प्रकार हम किसी भी चीज को देखते हैं। राजयोग, गोल्डन राजयोग 4, 5, 6 से होता है। यहाँ 5 मिसिंग है, इसलिए गोल्डन राजयोग इनका नहीं मिला। उसी तरह से आप 8, 5, 2 का जो सिल्वर राजयोग है वह भी इनका नहीं मिलता है, क्योंकि 8, 5, 8 और 5 दोनों में तत्व भी सब अलग अलग होते हैं। 8, 5, 2 तीनों जो है अर्थ पृथ्वी तत्व है, इसलिए इन्हें जमीन खरीदने में, मकान खरीदने में परेशानी हो सकती है। ये सभी हम अंक ज्योतिष से जानते हैं। अभी चर्चा को बढ़ाने करके अब चलते हैं आपको कैसे मूल जो ये है अंकों को पहचानने में,
हम ड्राइवर और कंडक्टर को ठीक कर सकते। तो सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर को ठीक करने के लिए हम नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऐसा अंक हम ढूंढते हैं जिसमें जो जीवन भर चले, और वो होता है नामांक। क्योंकि मोबाइल अंक से हम सुधारने का कोशिश करें, आपस में तालमेल करने की कोशिश करें, तो एक उम्र के बाद मोबाइल आएगा, हो सकता है वो बदल दें हम। गाड़ी संख्या भी वही है, मकान संख्या भी वही है, इसलिए सबसे सुंदर होता है नामांक, जो ना हमारे जन्म के बाद भी हमारे साथ आता है और मृत्यु के बाद भी रहता है। तो नाम नाम का जो अंक है वह महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आया? तो अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए उन नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर और तब उसका जो है सो उपयोग करते हैं, वही आपके हमारे यहाँ पर होता है। आप इस अंक को जोड़ें, नोट कर लें। मूलांक जहाँ तक का 7 है, भाग्यांक 6 है, और इनका जो एंजल नंबर है 9 है, और जो इनका बाहरी व्यक्तित्व वाला नंबर है वो 1 है। अब इनका नामांक कितना होता है यह देखिए। जिस जातक का जन्म तिथि है उनका नाम है रितिका सिंह, ये एक्टर एक्ट्रेस, और इनका नामांक 1 पर जाता है। आप खुद देखें इनका जो ये था एक, आप यहाँ पर देखें इनका 1 कितनी बार आया हुआ, और यदि एक अंक और ज्यादा आता है तो क्या होता है, ये अंक और असंतुलित होते हैं। इसलिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो कम भी आया हो, और दोनों दोस्त मूलांक और भाग्यांक के। तो अब आप देखें कि इनका रीतिका सिंह का मूलांक जो नामांक है वह 1 पर आता है, और जो नाम का पहला अक्षर है वह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं है। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि नाम में पहला अक्षर जो होता है, जो आदमी उच्चारण करता है, उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम हमें जब पुकारा जाता है, नाम का अंतिम अक्षर पुकारने के पूर्व भी हम उत्तर देते हैं, इसलिए नाम का पहला अक्षर ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारे ऑर्गन्स को वो हिट करता है। तो अब देखें शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। अब ये आपने देखा था मूलांक इनका 7 है। 7 का दुश्मन 7 खुद है। कुछ अंक ऐसे हैं जिनके खुद अंक दुश्मन है, जैसे 4, 4 के 4 दुश्मन, 7 के 7 दुश्मन, 8 के 8 दुश्मन, 9 के 9 दुश्मन। इनका मूलांक और भाग्यांक अगर दोनों हो गया एक ही अंक, तो परेशानी ज्यादा बढ़। अब यहाँ पर देखें 7 का मूलांक जो है, 7 का जो दुश्मन है 7 9 3 है। इनके जातक का 1 आता है नामांक, इसलिए दुश्मन तो नहीं है। उसी तरह 6 का, क्योंकि इनका भाग्यांक 6 है, 6 का दुश्मन 3 9 होते हैं, इसलिए 3 9 इनके लिए जो है ज्यादा ये है। 3 मिसिंग नंबर है, और 3 की व्यवस्था हम नहीं करते, उसे ठीक करने का व्यवस्था नहीं करते, इसलिए कि 3 दोनों जगह मिसिंग नंबर दुश्मन अंक है बन रहे हैं। शेष अंकों से हम इसको ये कर सकते हैं। बेहतर है इस जातक के लिए 5 अंक की व्यवस्था करना, जो कि 5 मिसिंग भी है, और 5 अंक संतुलित करने पर सिल्वर राजयोग गोल्डन राजयोग बनाने का संभावना बढ़ता है। अब आपके पास दूसरी सूची भी है, नाम का हर अक्षर का जो शत्रु, हर अंक का शत्रु अक्षर कौन कौन। इसलिए है कि जो अंक हमने शत्रु अक्षर अंक पे रखा है उसी से संबंधित ये अक्षर है, अल्फाबेट। और इस नाम से शहर या इस नाम का व्यक्ति, ये इस व्यक्ति के लिए उतना लाभकारी नहीं। तो ये रहे अंक ज्योतिष पर जानने पहचानने के लिए आपके समक्ष कुछ जानकारियां। अब आपको हम यहाँ पर बोनस के रूप में आपको एक जानकारी दें कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो ओरिजिनल मूल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को उसमें रख देते हैं और फिर जोड़ते हैं। और इस जातक के लिए देखें 32वां उम्र है, क्योंकि 5 अंक दे रहा है, यह तो बहुत अच्छा है। किंतु
जो वर्तमान वर्ष का अंक है वह पर्सनल ईयर जिसको बोलते हैं, वह एक बन रहा है और इनका एक अधिक है। मूलांक और भाग्यांक के मित्र है किंतु एक अधिक है, इसलिए थोड़ा सा ईगो के आगे बढ़ने की संभावना है। मिला जुला करके वर्ष ठीक होने की रहने की संभावना। और चलिए आज का अंक किसी भी तिथि के, किसी भी माह के किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल। आज का अंक एक है और एक अंक आपके लिए क्या कहता है। एक सरकार का होता है, राजा का होता है, बॉस के होता है। यानी राजा किसी से नाराज नहीं होता। लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन राजा नाराज नहीं होता। राजा जब नाराज नहीं होता इसलिए राजा सभी के लिए मिलता है। किंतु एक से उसकी ठनी रहती है, वह है न्यायाधीश, वर्कर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को करना इनसे ठनी रहती है, अधीनस्थ कर्मचारियों से ठनी रहती है। इसलिए क्योंकि अगर वे वहां नहीं करें तो राज्य का चलना मुश्किल होता है। इसलिए राज्य को सुचारू रूप से चलने के लिए 8 अंक के साथ ही इनकी थोड़ी कटुता रहती है, अति कटुता बल्कि कह रहती है। और इस यही वजह है कि एक का शत्रु 8 है, सूर्य का शत्रु शनि। तो केवल 8, 17, 26 तारीख को जो जन्मे जातक हैं वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे, स्ट्रगल होने की संभावना है। साथ ही साथ वाद विवाद से दूर रहे, मंगल का दिन भी है इसलिए वाद विवाद से दूर रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। शेष अंक वाले जातक के लिए आज का दिन शुभ। इन शब्दों के साथ हम आपसे अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। हमारे साथ बने रहे इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हुए आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक और तथा उपयोगी साबित हो। प्रस्तुति को साझा करें, चैनल से अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी उसके इस प्रस्तुति का लाभ उठा सके, उनके लिए जीवन में सुखता आ सके। और अंत में पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए यह प्रस्तुति, हमारी हर प्रस्तुति आप तक सही समय पर पहुंच सके और आप उसे लाभ उठा सके। और इसके पूर्व की हम आपसे विदा लें, यह मंगल कामना करते हैं कि श्री राम और हनुमत कृपा आप सभी को। आपका दिन शुभ। जय श्री राम, जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।